सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। आज हम एक नई यूनिट को शुरू करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ये यूनिट पूरी की पूरी 11th एंड 12th क्लास बायोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें पहले 7 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन तब भी ये आपकी सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। और एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। वो मैं आपको कॉकरोच के साथ करा दूंगा। तो इस वीक आपका एक और एडिशनल लेक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को डिस्कस करेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग कॉकरोच स्टार्ट कर देंगे। तो आपको रिकॉर्डेड सेशन वो मिल जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काफी छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी में, लेकिन आपका बेस जो है बिल्ड करने के लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिजियोलॉजी में जब आपकी ग्रिप बन जाएगी तो आप हर चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि इस चैप्टर को आप बहुत शिद्दत से पढ़ें। कुछ ना कुछ आपको रेलेवेंट इधर उधर का डेटा मिल ही जाएगा। एंड एनिमल किंगडम सिंस हम एंड में पढ़ने वाले हैं तो कुछ नाम ऐसे होंगे जो कि आपको रटने पड़ेंगे। तो आज सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी सेशन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान का, एक ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखाई देता है एंड अलग अलग छोटे मोटे जो एनिमल्स हैं दुनियादारी में उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखाई देता है। तो एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम लोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा बेस हम लोग बिल्ड करें। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? फटाफट बताइए हाल चाल इन द चैट सेक्शन। एनर्जेटिक लग रहे हैं सारे के सारे लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की एनर्जी में सेंस कर पा रहा हूं। एक और बार फटाफट तारा इन द चैट सेक्शन और लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, जिससे कि आपकी एनर्जी और बेहतरीन तरीके से मुझ तक पहुंच सके और मैं ये जान सकूं कि आप लोग इस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, एकदम तैयार हैं, आपके अंदर जोश पूरा है। हम शुरू करने वाले हैं एक यूनिट जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम शुरू करने वाले हैं एक यूनिट जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सर, फिजियोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन तो हमको पता है क्योंकि हम खुद ही ह्यूमंस हैं, लेकिन फिजियोलॉजी का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम फिजियोलॉजी का मतलब जान लेते हैं जिससे हम बहुत ही प्यारे तरीके से आगे बढ़ पाए। तो फिजियोलॉजी में 2 शब्द हैं, जैसे बायोलॉजी में 2 शब्द थे, बायो और लॉजी। बायो का मतलब था जिंदा या जिंदगी, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में करते हैं। तो बायो का मतलब था लाइफ या लिविंग और लॉजी का मतलब था स्टडी। तो एजी ओजी लोजी सुनोजी में लॉजी का मतलब यहां भी स्टडी ही है, लेकिन फिजियो का मतलब क्या है? यहां पर फिजियो इज अ टर्म जो कि आती है एक और टर्म से कॉल्ड फाइसिस, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फंक्शंस। यानी आपके शरीर में, ह्यूमन के शरीर में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, आपके सांस लेने का फंक्शन हो, आपके खाने पचाने का फंक्शन हो, आपका एक्सक्रीशन करने का फंक्शन हो, आपका न्यूरल कंट्रोल करने का फंक्शन हो, आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनना और हार्मोन्स कहां जाकर क्या काम करेंगे, चाहे हार्मोन का फंक्शंस हो, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये आप पढ़ते हैं कौन सी यूनिट में? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। सेम आप बॉटनी में पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, वहां आप प्लांट की बॉडी के अंदर होने वाले सारे के सारे कामों की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं कि प्लांट किसी भी प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट कर पाता है, उसके अंदर कोई भी काम कैसे हो पाता है। तो हम यही स्टडी ह्यूमंस पे कर रहे होंगे। अगले 6 चैप्टर्स जो हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर आपका हट चुका है, तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी सबसे पहले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, हम किस तरीके से ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले पाते हैं। हमारे आसपास क्या है? हवा है। इस हवा में से ऑक्सीजन कैसे हम लोग ले पा रहे हैं और ये ऑक्सीजन हमारे अलग अलग बॉडी के टिश्यूज में, बॉडी के सेल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, ये हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ब्लड के बारे में आप पढ़ चुके हैं टिश्यू चैप्टर के अंदर ही, तो आपको अच्छा खासा आइडिया है कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। या आप जो खाना खाते हैं वो खाना पचने के बाद ब्लड में लोड हो जाता है। आप जो हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में लोड हो जाती है। ब्लड कैसे अलग अलग टिश्यूज तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है, इस खाने को पहुंचाता है, और कैसे CO2 और एक्सक्रीटरी मैटर को वहां से एक्सट्रैक्ट करता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे।
अगला जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपने खाना खाया, आपने खाना पचाया, लेकिन उसके बाद जो एक्सक्रीटरी मैटर बना है उसको बाहर निकालने की क्या प्रक्रिया है। उसके बाद आप पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि आप चल फिर कैसे पाते हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट कैसे हो पाती है। उसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि आपका दिमाग, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। एंड देन आप पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स कहां कहां बनते हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स किस किस जगह जाकर के एक्शन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ये आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो कि हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, राइट। तो आज हमारा जो सीक्वेंस है इसको हम शुरू कर रहे हैं, और हमारा पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो कि हम हर लेक्चर में करते हैं, आइए वही काम करते हैं, सर के ऊपर तेल लगाते हैं और इस टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं। इस टॉपिक के नाम को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ोगे, जब आप बॉटनी में रेस्पिरेशन पढ़ोगे प्लांट्स के अंदर, तब आपको पता लगेगा कि ये दोनों अलग हैं। तो आइए सबसे पहले इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है या अलग। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। मेरे दोस्त यहां पर देखने की कोशिश करिए ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीद करना। मैंने सांस अंदर ली, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनहेलेशन। मैंने क्या ली, सांस अंदर ली, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इनहेलेशन, राइट। या मैं इसको बोलूंगा इंस्पिरेशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, इंस्पिरेशन। सांस अंदर लेना इज इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। प्लस अब मैं सांस को बाहर भी तो छोड़ूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक्सहेलेशन कर रहा हूं, एग्जिट करा रहा हूं आपका गैसेस को, एक्सहेलेशन कर रहा हूं, जिसे मैं क्या कहता हूं, एक्सपीरेशन भी कहता हूं, है ना। इसके इनिशियल 2 अल्फाबेट देखिए, एक्स यानी कि क्या है, यहां पर एग्जिट है, यहां पर चीजें इन आ रही हैं, यानी यहां पर चीजें जो है बाहर से इनसाइड आ रही हैं, हमारी बॉडी में आ रही हैं, जबकि यहां पर इस प्रोसेस में चीजें क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, एग्जिट ले रही हैं। तो इसीलिए यहां पर इंस्पिरेशन में इन और इनहेलेशन में इन शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन में एक्स का इस्तेमाल किया गया, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप यहां पर देखें तो दूसरा जो शब्द है दैट इज रेस्पिरेशन। क्या सिर्फ सांस लेने से आपका सारा काम हो जाता है? क्या सिर्फ सांस लेना ही परम कर्तव्य है? मैंने सांस अंदर ली, इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। मैं अगर सांस अंदर लेता रहूं, बाहर छोड़ता रहूं, अंदर लेता रहूं, बाहर छोड़ता रहूं, इससे कोई भी पर्पस रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इससे कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। काम की बात तब हो जब मैं जो सांस ले रहा हूं, मैं जो एयर अंदर ले रहा हूं, मैं जो ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूं, वो मेरे खाने को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। हमें क्या करना रहता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करना होता है, एंड अल्टीमेटली वहां से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी हमको वहां से क्या मिलती है, हमारी एनर्जी करेंसी, यानी हमारी एटीपी मिलती है। यानी अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो दैट इज नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, सांस लेना, सांस छोड़ना। लेकिन यहां पर आपके रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, आराम से देखिएगा, यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन, utilizing the oxygen that came in our body, utilizing the oxygen that came in our body via inhalation। जब हमने inhalation करी तो उस टाइम पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गई। उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना, यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन दैट केम इन आवर बॉडी वाया इनहेलेशन to oxidize the digested food particles, the digested food particles to make ATP, जिससे हमको क्या मिले, एनर्जी मिले, एटीपी मिले। ये हम लोग करते हैं आपका रेस्पिरेशन के अंदर। यहां पर देखिए क्या हुआ, आराम से समझिए। आपने कुछ खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने खाने में क्या खाया, आलू का पराठा खाया।
बाबू ने अगर खाने में आलू का पराठा खाया तो ये आलू का जो पराठा था इसमें क्या होगा मेरे भाई? ये जो आपका आलू का पराठा था इसमें क्या होगा? आलू के पराठे में है आलू और आटा, यानी कि यहां पर क्या है? स्टार्च है। मानते हो? अब ये जो स्टार्च है इसको आपने क्या कर दिया? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जो स्टार्च है इसको आपने क्या कर दिया? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी इस स्टार्च को आपने क्या किया? डाइजेस्ट किया। अगर स्टार्च के आप टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अगर स्टार्च को आप डाइजेस्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। ग्लूकोज मिल जाएगा। नाउ ये छोटा सा जो ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये ब्लड के थ्रू इजीली पहुंचा दिया जाता है आपकी बॉडी के सारे सेल्स में। भाई आलू का पूरा पराठा तो एकदम ब्लड में घुसेड़ नहीं लोगे, है ना? जब भी आप किसी पेशेंट को भी ग्लूकोज चढ़ते हुए देखते हो तो ग्लूकोज लिक्विड फॉर्मेट में एक बॉटल में होता है और उसको कनेक्ट किया होता है आपके डायरेक्टली ब्लड वेसल से कि सीधा ब्लड में ग्लूकोज पहुंचा दो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी खाते हो उस खाने को डाइजेस्ट होकर के ब्लड में ही पहुंचना होता है। ब्लड ने सर्कुलेशन करी और इस ग्लूकोज को पहुंचा दिया सेल के अंदर। इस ग्लूकोज को पहुंचा दिया सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर ग्लूकोज भी पहुंच गई और सेल के अंदर आपने जो जोर की सांस ली थी उससे ऑक्सीजन भी पहुंच गया। तो ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा। ग्लूकोज किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाता है? CO2 प्लस वाटर बन जाता है। और साथ में क्या निकल जाती है? यहां पर ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े करने से उसके बॉन्ड्स में स्टोर्ड जो ATP होती है वो निकल जाती है, एनर्जी निकल जाती है। यानी आपको यहां पर क्या मिला? आपको यहां पर क्या मिला? आपको यहां पर मिल गई एनर्जी। आपको यहां पर क्या मिली? एनर्जी मिली। और इस एनर्जी के अलावा आपको क्या मिला? CO2 मिला। और ये CO2 क्या है? हमारे सेल के लिए अच्छी चीज तो है नहीं, टॉक्सिक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ब्लड में लोड कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? ब्लड में लोड कर देंगे, क्योंकि इसको हमें सेल से बाहर भेजना है। तो इसको हम ब्लड में लोड कर देंगे और जब हम सांस बाहर फेंकेंगे, एक्सपीरेशन करेंगे, तो ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे? एक्सपायर कर देंगे। एक्सपीरेशन कर देंगे, एक्सपायर कर देंगे। यानी इंस्पिरेशन से मैंने क्या किया? इंस्पिरेशन से मैंने अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले ली और उस ऑक्सीजन को ब्लड में लोड कर दिया। अब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता गया और अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग सेल्स में पहुंच गया। अलग अलग सेल्स में जो खाने पीने का माल पड़ा हुआ था, जो ग्लूकोज पड़ा हुआ था, जो अमीनो एसिड्स पड़े हुए थे, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ था, उसको हमने ऑक्सीडाइज कर लिया। इससे एनर्जी निकल गई और आपका CO2 जो है इसको हमने बॉडी के बाहर भेज दिया। यानी कि सिर्फ सांस लेना और छोड़ना, गैस को बॉडी के अंदर पहुंचाना और गैस को बॉडी के बाहर फेंकना, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन ये जो हमने सांस अंदर ली, इससे जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाना, दैट इज रेस्पिरेशन। यानी दोनों के दोनों रिलेटेड हैं। दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड जरूर हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्योंकि सिर्फ सांस अंदर लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप जैसी हवा अंदर ले रहे हो वैसे की वैसी हवा बाहर भेज दोगे तो आपका कोई भी यहां पर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है बॉडी का। आपको यहां पर क्या करना है? जो आपने ऑक्सीजन अंदर ली है उससे आपको एनर्जी बनानी है। दिस एनर्जी सिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये आप यहां पर कर रहे हो, है ना? दिस इज वाया रेस्पिरेशन। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना था। तो कोई पूछेगा डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो बता पाओगे? यस सर, बता देंगे। आराम से देखिए, यहां पर अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आप यहां पर देखें तो ऑक्सीजन को यूज करके आप क्या बना रहे हो? ATP बना रहे हो, राइट? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो थे ये आपके ऑर्गेनिक थे नेचर में। जैसे आप क्या क्या खाते हो फूड में? आप फूड में खाते हो कार्बोहाइड्रेट, तो इससे आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिल जाता है। आप खाते हो प्रोटीन, इससे टूट टूट के आपको क्या मिल जाते हैं? अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। आप खाते हो फैट, इससे टूट टूट के आपको क्या मिल जाते हैं? फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। इन सभी को हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन, अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन, और इनसे क्या निकल जाती है? एनर्जी निकल जाती है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। समझ में आया नहीं? फटाफट बताइए। यानी सिर्फ सांस लेना ब्रीदिंग है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अब सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन आई है उस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाना, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं और दोनों चीजें रिलेटेड हैं। भाई जब हम सांस लेंगे तभी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी,
तभी तो हमारी बॉडी में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे, तभी तो एनर्जी बनेगी। तो ब्रीदिंग इज वेरी एसेंशियल, इसके बिना हमारी बॉडी में हवा नहीं आ सकती, है ना। लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, राइट। चलिए अगली स्लाइड देखें। यहां पर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको एनसीईआरटी में थोड़ा हल्के में बताया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई। यहां एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि आपके हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब आपका कोई भी सेल काम करता है, जब आपका कोई भी सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, तो उसमें CO2 भी बनती है, कचरा भी बनता है। तो आपको नई ऑक्सीजन हमेशा सेल को देते रहना पड़ता है, सप्लाई देती रहनी पड़ती है, जिससे सेल एनर्जी बना सके। और CO2 को निरंतर रिमूव करते रहना पड़ता है, इसीलिए आपका रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए यहां पर आपका क्या है, एक सेल है। समझ लीजिए यहां पर आपका क्या है, एक सेल है या आपका एक टिश्यू है, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह लीजिए। समझ लीजिए यहां पे आपका एक सेल है या टिश्यू है। अब आपने क्या किया दोस्त, अब आपने क्या किया, जोर की सांस ली। अब आपने क्या किया, जोर की सांस ली। तो ये क्या है, आपके लंग्स हैं। आपने क्या की भैया, जोर की सांस ली, तो ये आपके लंग्स हैं। इतनी जोर की सांस ली भैया कि गरम गरम ताजा ताजा हवा जो है आपके लंग्स में आ गई फटाफट। ठीक है, ये लंग्स में हवा आ गई, तो लंग्स से ये हवा कहां चली जाएगी, आपके ब्लड में लोड हो जाएगी, एकदम ब्लड में लोड हो जाएगी। अगर ये हवा आपके ब्लड में लोड हो गई है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फटाफट से इस ऑक्सीजन को कहां लेके आएगा, अलग अलग सेल्स में लेकर के आएगा, राइट। ये जो आपका ऑक्सीजन है ये कहां चला जाएगा, अलग अलग सेल्स में चला जाएगा ना। तो ये ऑक्सीजन आपका चल के जा रहा है कहां, अलग अलग सेल्स के अंदर। यहां हमने एक सेल को रेफरेंस माना है, तो इसके अंदर हमने क्या घुसा दी, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन घुसा दी, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन घुसा दी, राइट। तो ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पर आपका ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से कहां आ गया, लंग्स के अंदर आ गया, और ये ऑक्सीजन ब्लड में लोड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया या प्योर ब्लड हो गया। ये प्योर ब्लड आपका ऑक्सीजन लेके आ रहा है अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में। यहां क्या होगा भैया, आपका ग्लूकोज जो है या खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उसके साथ आपका ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, रिएक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा, यहां पर वाटर बन जाएगा, आपकी एटीपी बन जाएगी यानी एनर्जी बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब वाटर तो हमारे सेल में खूब सारा पड़ा ही होता है, क्योंकि हमारा सेल है ही 70% वाटर। एटीपी की भी हमको जरूरत है, एनर्जी की। ये जो CO2 है इसको हम कहां लोड कर देंगे, ये जो CO2 है इसको हम कहां लोड कर देंगे, ब्लड में लोड कर देंगे। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहां चला जाएगा, यहीं चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, राइट। यहां पर हम ब्लड को थोड़ा गंदा दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, येलो कलर का एरो बना देते हैं। ये जो CO2 है कहां जा रहा है, आपका इस ब्लड में लोड हो गया, है ना, ब्लड में लोड हो गया। ये CO2 चलते 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 इसको हमें बॉडी से बाहर फेंकना है। तो सांस को हम बॉडी से बाहर कैसे फेंकते हैं, फेफड़ों में आपका CO2 चला जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम बॉडी से बाहर फेंक देंगे। यहां पर आपका CO2 गया और इस CO2 को हम क्या कर देंगे, आपका बॉडी से बाहर फेंक देंगे। यही हुआ। तो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होनी चाहिए और CO2 निरंतर बाहर भी जाता रहना चाहिए। यही बात हम लोगों ने प्रूफ कर दी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये ब्लड जो है ये और क्या क्या लेके आता है, आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल लेके आता है, यानी इसमें फूड पार्टिकल्स भी होते हैं और यहां पर CO2 के साथ साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होता है। तो आपको पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, जो कि आपके टिश्यू तक, आपके सेल तक अच्छी अच्छी चीजें ला पाए और गंदी गंदी चीजें बाहर निकाल पाए, तभी तो आपका काम चल पाएगा, राइट। तो यहां पर ये छोटा सा डायग्राम था जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि आपका किस प्रकार से रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन कनेक्टेड है। आपको थोड़ी देर में ये चीज और डिटेल में पता लग जाएगी। यहां तक समझ में आया या नहीं, एक बार झटपट बता दीजिए। अभी तक हमने कुछ भी बहुत भयंकर नहीं पढ़ा है, सिर्फ जनरल जनरल बातें कर रहे हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हों, राइट। फटाफट बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, ऑल क्लियर, क्या बात है, शानदार। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी मैं आपको
जानकारी दे देता हूं पहले ही, सिंस आपने एनिमल किंगडम अभी तक नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपने अपने स्कूल में पढ़ लिया हो, सिंस अभी तक आपने यहां पर एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है तो कई चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप एनिमल किंगडम पढ़ लेंगे एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अगर आपको नई लगे, कुछ नाम अगर आपको नए लगे तो आप उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, याद भी ना हो दैट्स कंप्लीटली फाइन। जब आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें याद होती चली जाएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे बहुत प्रॉब्लम हमको ना हो। ऑलराइट, तो चलिए समझते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स के अंदर किस प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है एनिमल बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत लेस डेवलप्ड भी हो सकता है, और हमारे जैसा बहुत एडवांसली डेवलप्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था टिश्यू वाले चैप्टर में कि अगर आपने लक्स साबुन का ऐड देखा हो तो कैटरीना कैफ वहां पर ना एक स्पंज पे साबुन लगा करके नहा रही होती हैं अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के, राइट। तो वो जिस स्पंज को यूज करती हैं उस स्पंज को कहा जाता है बाथ स्पंज, और आप मानेंगे नहीं कि वो एक एनिमल है, राइट। ये जो स्पंज है जिसको हम यूज करते हैं नहाने के लिए, बॉडी को साफ करने के लिए, दैट इज ऑल्सो एन एनिमल, उसका नाम ही स्पंज है, बाथ स्पंज। और हम जो इसको यूज कर रहे हैं एनिमल को खुद के नहाने के पर्पस के लिए, खुद की बॉडी रगड़ने के लिए, हम भी एनिमल हैं। तो आप देखो स्पंज से लेकर के ह्यूमंस तक कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। स्पंज के पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। तो जाहिर सी बात है ये जो सिंपल स्पंज होगा ये भी तो आपका ऑक्सीजन चाह रहा होगा ना कहीं से, इसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी सबको चाहिए। भाई एक घड़ी तक नहीं चलती बिना सेल के, एक छोटी सी घड़ी है उसमें लाइट वाला बटन है, वो लाइट जलाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब दुनिया की सारी चीजें एनर्जी पर ही टिकी हुई हैं तो ये स्पंज जो एक छोटा सा एनिमल है इसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए वो एनर्जी बनाने के लिए। तो ये कहां से ऑक्सीजन लेता है, ये भी कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लेता होगा। अब इसके पास लंग्स तो नहीं है, इसके पास मॉइस्ट स्किन तो नहीं है, इसके पास गिल्स तो नहीं है, तो ये क्या करता है, ये भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाता ही होगा ना। सो अल्टीमेटली एवरीवन नीड्स ऑक्सीजन, एवरीवन नीड्स एनर्जी। तो ये कैसे आपका ऑक्सीजन लेता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और हम कैसे ऑक्सीजन लेते हैं इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कोई भी आपका एनिमल किस हिसाब से रेस्पायर करता है, किस हिसाब से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेकर के आता है, ये आपका डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये बात कि कोई कैसे रेस्पायर करेगा। पहला जो फैक्टर है ये क्या है, पहला फैक्टर है देयर हैबिटेट। हम कहां पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, पानी पे रहते हैं, कहां पे रहते हैं, पहला तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार से रेस्पायर करते हैं। तो अगर आप हैबिटेट की बात देखें तो हैबिटेट किस प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई पानी में रहता है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट, यानी एनिमल जो है एक्वेटिक हो सकता है जो कि लिव करता है इन वाटर। जैसे मछलियां हो गई, ये क्या है, पानी में रहती हैं, सो दे आर एक्वेटिक इन हैबिटेट, इनका हैबिटेट एक्वेटिक है। दूसरा, जैसे हम लैंड पे रहते हैं तो हमारा हैबिटेट क्या है, हम टेरेस्ट्रियल हैं, हम लैंड पे रहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल हैं, राइट, वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पे रहते हैं। और तीसरा अगर आप देखें तो एयर हो सकता है कि जैसे पंछी हैं तो एयर में उड़ते हैं, ये रहते हैं लैंड पे ही, राइट, नीचे आते हैं आपके लैंड पे ही लेकिन उड़ भी सकते हैं हवा में, तो कभी कभी ये एयर में रहते हैं, तो ये एक स्पेशल केस हो गया आपका। आपको पता है पंछी जो है बैठने के लिए कहां पर आता है, पेड़ पे आता है, लैंड पे आता है, लेकिन उड़ता रहता है हवा में। तो सबसे पहले आपका रेस्पिरेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारी हैबिटेट पे कि हम रहते कहां हैं, और दूसरा देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम किस लेवल के आदमी हैं, राइट, कि हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं, हमारी बॉडी में कितने टिश्यूज हैं, इन सब पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे रेस्पायर करेंगे। अगर हमारी बॉडी ही छोटू सी है, छुटकू सी बॉडी है, तो हमको कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हमको काफी सारे इंप्रूव्ड ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल क्या हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर लेवल। आपको पता है एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन यहां पर सेल्यूलर लेवल है, यानी यहां पर टिश्यू नहीं बना है, सिर्फ सेल्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहां पर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था पॉरीफेरा, ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर होते हैं, छेद होते हैं, पॉरीफेरा, जिनको प्यार से क्या कहा था,
स्पंजेस कहा था, जिसको रगड़ रगड़ के कैटरीना कैफ मैडम नहा रही थी, ये वही स्पंजेस है। तो पॉरीफेरा जो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, इसमें सिर्फ सेल्स हैं, कोई टिश्यू यहां पर नहीं है। एनिमल्स में अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखें तो दो ही प्रकार के एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। पॉरीफेरा से थोड़े एडवांस, इनको क्या कहा जाता है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा, यह आपका सेकंड लेवल है। अगर आप ऑर्गन लेवल की बात करें, अब टिश्यूज जो है ये भी हायर लेवल पे जाके क्या बना चुके हैं, ऑर्गन बना चुके हैं। अगर आप ऑर्गन लेवल की बात करें तो ये सिर्फ एक में ही देखने को मिलता है। ये बात आपको बहुत हेल्प कर रही होगी इन चैप्टर एनिमल किंगडम। यहां पर आपका नाम क्या हो जाएगा इन एनिमल्स का, प्लेटीहेलमिन्थिस, है ना। हेलमिंथ का मतलब क्या होता है, हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म, और प्लेटी मतलब प्लेट लाइक, यानी आपके पतले पतले। तो ये क्या होते हैं, आपके पतले पतले आपके वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लैट वॉर्म्स इनको कहा जाता है। जैसे आपकी टेप होती है, जो किसी चीज को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हो टेप, तो वो आपकी बहुत पतली होती है, उसी प्रकार से इनको क्या कहा जाता है, ये भी टेप जैसे फ्लैट होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। और आपका इसके ऊपर आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें हम आते हैं। तो प्लेटीहेलमिंथ के ऊपर जितने भी एनिमल्स बच गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के कहलाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेटीहेलमिंथ के बाद जितने भी आते हैं, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं आपको, यहां पर याद करने की जरूरत नहीं है, एनिमल किंगडम में ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। यहां पे याद कर लोगे तो भी आपके लिए बेहतरी ही होगी। आपका फ्लैट वॉर्म के बाद आते हैं राउंड वॉर्म, जिनको कहा जाता है एस्केलमिंथिस। उसके बाद आते हैं एनेलिडा, जिसमें आता है आपका अर्थवॉर्म। उसके बाद आता है आपका आर्थ्रोपोडा, जिसमें आते हैं आपके सारे के सारे इंसेक्ट्स, जैसे कि आपका कॉकरोच, है ना। उसके बाद आता है आपका मोलस्का, जिसमें आते हैं आपके शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका स्नेल हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश वगैरह आते हैं इसके अंदर। फिर आता है आपका हेमिकॉर्डेटा, आधा कॉर्डेटा इसको कहा जाता है, हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, यहां पे एग्जांपल हो जाएंगे, याद नहीं करने। और फिर आते हैं कॉर्डेट, जिनमें आपकी क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। तो ये 4 लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले सेल्यूलर लेवल, यानी इनमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस कुछ सेल्स हैं जो कि इकट्ठे हुए पड़े हैं। यानी इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्रीगेशन ऑफ सेल है, सिर्फ एग्रीगेशन ऑफ सेल है। सेल्स इकट्ठे हुए, ऑर्गेनिज्म बन गया। एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, इसे कह दिया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका स्पंजेस, या फिर आपका यहां पर कह सकते हो आप पॉरीफेरा। आगे बढ़ोगे तो आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। टिश्यू चैप्टर पढ़ के यहां तक आए हो, जब सेल्स मिल करके सिमिलर काम करने लग जाएं, एक जैसे सेल्स मिलकर के सिमिलर काम करने लग जाएं, तो हम कहते हैं टिश्यू बन गया। तो यहां टिश्यू देखने को मिलता है, सी से स्टार्ट होते हैं दोनों के दोनों, आपके सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। जब आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले, तो ये आपको प्लेट लाइक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, फ्लैट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। तो इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म कहा जाता है। और इसके ऊपर जितने भी आ गए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। यहां पर आपने एक बार हल्के फुल्के तरीके से जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं आपके सिलेबस में, वो सारे देख लिए। सबसे पहले जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, पॉरीफेरा की स्टडी करेंगे, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो एक बार आपने नाम देख लिए, ये बहुत अच्छी चीज हो गई, आगे आपको याद करने में आसानी होगी। यहां याद हो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम एक सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं, पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक, कोई बीच में एक्सेप्शन नहीं है, इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर देखा कि भाई एक ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीथ करेगा, ये 2 चीजों पर डिपेंड करती है बात। पहला कि वो ऑर्गेनिज्म रहता कहां पे है, और दूसरा उस ऑर्गेनिज्म का लेवल क्या है, वो ऑर्गेनिज्म किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन लेकर के बैठा हुआ है। ये हम दोनों को जो है बैलेंस करना पड़ेगा यहां पर। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है तो एक बार फटाफट बताइए। आगे बढ़ते हैं और आपको कई सारे एग्जांपल्स बताता हूं। आपको एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल्स लगभग यहीं पे याद हो जाएंगे, सारे यहीं पे याद हो जाएंगे। सर प्रोटोजोआ आप पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, राइट। तो बॉटनी में आप पढ़ते हैं, वहां पर बॉटनी में टोटल आप 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। एनिमेलिया को बस आप डिटेल में यहां पढ़ते हैं जूलॉजी में, बाकी चारों की चारों जो किंगडम्स हैं इनकी स्टडी आप बॉटनी में कर रहे होते हैं। मोनेरा की भी, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आपके प्रोटिस्टा की भी, जिसमें आप 5 प्रकार के प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड आपके प्रोटोजोवंस, वहीं प्रोटोजोवन आएगा। फिर फंगस आप पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर ही, और प्लांट किंगडम तो बॉटनी का पार्ट है ही, तो ये आप पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ बात करनी है एनिमल किंगडम की। अब देखिए इस टेबल को आराम आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पर मैंने कहा अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा और पैरामीशियम जैसे, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा और पैरामीशियम जैसे, तो जस्ट आगे हम लोग क्या कर देते हैं, खाली स्लाइड पे डायग्राम्स बना लेते हैं। तो यहां पर यह आपका अमीबा है। अमीबा की शेप कैसी होती है सर? कोई शेप नहीं होती, इररेगुलर सा ये अमीबा होता है, और यहां पर इसका हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। अगर ये आपका अमीबा है तो अमीबा कहां पर रहता है? यूजुअली एक्वेटिक होता है, तो इसके आसपास क्या भरा होगा दोस्त? इसके आसपास जो है पानी भरा होगा। ये जो आपका अमीबा है इसके आसपास क्या भरा होगा? पानी भरा होगा। और इस पानी से डायरेक्टली ये क्या कर सकता है? ऑक्सीजन ले सकता है, और इस पानी को डायरेक्टली ये क्या कर सकता है? CO2 दे सकता है। यानी इसको किसी भी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही पानी में से ऑक्सीजन लेने के लिए और पानी को CO2 देने के लिए सक्षम है। इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आपका अमीबा है। ये अमीबा क्या कर सकता है दोस्त? ये अमीबा आपका पानी में से ऑक्सीजन ले भी सकता है और यहां पर बाहर CO2 भेज भी सकता है। दोनों काम कर सकता है आपका अमीबा, ठीक है? ऑक्सीजन ले लिया और CO2 बाहर भेज दिया। सिमिलरली आपका पैरामीशियम, अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर ये बहुत ही लो लेवल का ऑर्गेनिज्म है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही गैस एक्सचेंज कर सकता है, राइट? तो आप क्या लिख सकते हैं? इट डायरेक्टली एक्सचेंज O2 and CO2 through its general body surface via diffusion। वाया डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अगर पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन कहां आ जाएगा? अमीबा के अंदर, और अमीबा के अंदर जब CO2 ज्यादा होगा तो ये कहां चला जाएगा? पानी के अंदर। सिंपल सा गेम है, ये है आपका अमीबा। सो अगर आप देखें तो अमीबा के अंदर या पैरामीशियम के अंदर अगर आपके यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें किस प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे? कोई आपका ऑर्गन नहीं देखने को मिलेगा भाई, इनमें है ही एक सेल। तो नो स्पेसिफाइड ऑर्गन्स, नो स्पेसिफाइड ऑर्गन्स। गैस एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन, गैस एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से आपका क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपकी ऑक्सीजन और CO2 मूव करती रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आपका पॉरीफेरा है यहां पर या स्पंज है, जैसे कि बाथ स्पंज जिससे हम हमारी बॉडी रगड़ के नहाते हैं, या सीलेंट्रेटा है, या टीनोफोरा है जिसमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, या प्लेटीहेल्मिंथ है जिसमें आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, इनकी बॉडी भी बहुत पतली होती है और ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? अपने एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन उठा सकते हैं। इनको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप पॉरीफेरा का डायग्राम यहां पर बनाएंगे, इफ यू विल मेक अ पॉरीफेरा ओवर हियर, तो आपको कैसा डायग्राम देखने को मिलेगा? ये आपका पॉरीफेरा का जनरल डायग्राम है। ये आपका पॉरीफेरा का जनरल डायग्राम है। ये क्या होता है? सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब ये चल नहीं सकता, तो नीचे किसी ना किसी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टिका हुआ होता है ना? जैसे आपका ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना, जिससे आप वीडियो बनाते हो, कैमरा को होल्ड करने का स्टैंड होता है। कार पे भी आपका मोबाइल पकड़ने वाला स्टैंड होता है, एक जगह पे नीचे से चिपका हुआ होता है, ऊपर आप मोबाइल की पोजीशन को इधर उधर कर सकते हो। सेम प्रकार का ये स्टैंड है, राइट? तो ये किसी चीज के ऊपर टिका हुआ है, लेट्स से किसी पत्थर के ऊपर टिका हुआ है, राइट? रहता है पानी में, नीचे किसी पत्थर के ऊपर टिका हुआ है। सो आप क्या कहते हैं कि ये जो पॉरीफेरा है दे आर सेसाइल। सेसाइल मतलब
ये चल नहीं सकते, तो आप क्या कह सकते हैं, इमोबाइल कह सकते हैं। ये मोबाइल नहीं है, चल नहीं सकता, है ना, इमोबाइल है। यहां पर अगर आप देखें तो छोटे 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 से छेद होते हैं। ये जो आपका पोरीफेरा है, इसकी बॉडी में कई सारे छोटे छोटे आपको छेद देखने को मिलेंगे, तभी इसका नाम है पोरीफेरा। यानी क्या है, इसकी बॉडी में काफी सारे पोर हैं, तभी नाम है पोरीफेरा, है ना, पोर्स हैं इसके अंदर। और ये रहता है पानी में। अगर ये पानी में रहेगा तो पानी से आपका ऑक्सीजन के अंदर आ सकता है, इन पोर्स के थ्रू अंदर आ सकता है, इन पोर्स के थ्रू अंदर आ सकता है, आराम से पानी अंदर आ सकता है। तो यहां पर ऑक्सीजन जो है इन पोर्स के थ्रू अंदर आ जाएगा, है ना। और फिर आपका CO2 जो है वो आपका इस बड़े वाले पोर के थ्रू बाहर जा सकता है। तो बाहर जाने का ये बड़ा पोर है और अंदर आने के लिए छोटे छोटे पोर हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर आप लिख सकते हैं, दिस इज ऑक्सीजन विच इज कमिंग इन, ऑक्सीजन कमिंग इन, ऑक्सीजन कमिंग इन, ऑक्सीजन कमिंग इन। यहां से खाना भी अंदर आ सकता है, ऑक्सीजन भी अंदर आ सकता है, राइट। और यहां से आपका CO2 बाहर निकल रहा होता है, यहां से CO2 बाहर निकल रहा होता है। सो दिस स्पेसिफिक पोर जहां से आपका CO2 बाहर निकलता है, ये जो एक बड़ा पोर है इसको क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम या एग्जिट पोर। ये आप एनिमल किंगडम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, ऑस्क्यूलम या एग्जिट पोर। अभी बस आपका बेस बिल्ड हो रहा है। और ये जो है आपका इनलेट पोर, जहां से चीजें इन आती हैं, इनलेट पोर, इनको हमने क्या बोल दिया, ऑस्टिया। एक चीज जो हमने सीखी कि ऑस्टिया बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने यहां पर 8 ऑस्टिया बनाए हैं। तो ऑस्टिया कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑस्क्यूलम आपका एक ही होता है, एग्जिट पोर आपका एक ही होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा। तो पोरीफेरा भी क्या करता है, अपने आसपास की सराउंडिंग से क्या उठा लेता है, आपका ऑक्सीजन उठा लेता है। इसको भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, इसके पास भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फॉर रेस्पिरेशन, अपने आसपास की ऑक्सीजन उठा लेता है और अपने आसपास के पानी में ही CO2 ये दे देता है। इसके पास भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, दिस इज पोरीफेरा, है ना। सिमिलरली आप सिलेंट्रेटा की बात करें, टीनोफोरा की बात करें, जिनका एक क्लासिक एग्जांपल है हाइड्रा, तो वो भी अपने आसपास के इलाके से ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 दे देता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इनके पास नहीं है। तो अगर आप देखें तो यहां आप लिख सकते हैं, चाहे पोरीफेरा हो, चाहे सिलेंट्रेटा हो, चाहे टीनोफोरा, चाहे प्लेटीहेल्मिंथ, इनके अंदर भी देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन। इनमें भी जनरल बॉडी सरफेस से ही गैस का एक्सचेंज होता है। तो गैस एक्सचेंज अकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, है ना। बॉडी सरफेस, बॉडी इतनी पतली है कि उसी से गैसेस आर पार हो सकती हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस से वाया डिफ्यूजन आपका यह काम हो सकता है। करेक्ट है, करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। अगली बात देखिए अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म आपने देखा है, बारिश के मौसम में निकलता है अर्थवॉर्म, और ये जो अर्थवॉर्म है इसकी स्किन भी गिलगिली होती है, जस्ट लाइक योर फ्रॉग। फ्रॉग की स्किन जैसे गिलगिली थी, मॉइस्ट सी आपकी स्किन थी, और वही आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी। सिमिलरली यहां पर भी ये जो अर्थवॉर्म है इसकी भी मॉइस्ट क्यूटिकल हेल्प करेगी आपकी रेस्पिरेशन में, मॉइस्ट क्यूटिकल, राइट, ये आपकी हेल्प करेगी किसमें, रेस्पिरेशन में। आर्थ्रोपोडा की अगर आप बात करें तो आर्थ्रोपोडा दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस फाइलम के अंदर, तो इट इज लार्जेस्ट फाइलम। और इस लार्जेस्ट फाइलम में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट क्लास है, दैट इज इंसेक्टा। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। और इंसेक्ट्स किसमें है, आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा है लार्जेस्ट फाइलम और इंसेक्टा जो है ये है आपकी लार्जेस्ट क्लास। अब मुझे बताइए कि ये जो इंसेक्ट है ये किस प्रकार से रेस्पायर करेंगे। आपको मैं कॉकरोच के अंदर भी बताऊंगा कि ये जो आपके इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है कॉल्ड एज ट्रैकियल सिस्टम। इनके अंदर क्या पाया जाता है, अगर ये लैंड पे रह रहे हैं, अगर ये जमीन पर रह रहे हैं तो इनमें क्या पाया जाएगा, ट्रैकियल सिस्टम, इनमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाएगा, राइट। और अगर आप क्रस्टेशियन की बात करें, झींगा की बात करें, तो ये जो झींगा है, प्रॉन जिसे कहते हैं, ये पानी में रहता है,
अगर पानी में रहता है तो किस प्रकार की रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी? इसमें गिल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी भैया, जस्सी गिल रेस्पिरेशन यहां पर देखने को मिलेगी। और गिल से जो रेस्पिरेशन हो इसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, है ना। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां भी गिल शब्द दिख जाए ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, स्किन दिख जाए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग दिख जाए पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अगर कोई इंसेक्ट पानी में रहता है तो पानी में रेस्पायर करेगा, तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। और अगर कोई एनिमल लैंड पे रहता है तो लैंड वाले तरीके से रेस्पायर करेगा, तो यहां ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलेगा। मोलस्का अगर आप देखें, है ना, मोलस्का अगर आप यहां पर देखें तो यहां भी क्या देखने को मिलेंगे? ज्यादातर पानी में ही होते हैं, तो गिल्स ही आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपकी फेदर लाइक होती है। फेदर लाइक गिल्स आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट, फेदर लाइक गिल्स आपको देखने को मिलेंगी। इकाइनोडर्मेटा की अगर आप बात करें, इकाइनोडर्मेटा की अगर आप बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्यूब फीट। ये सिर्फ नाम याद कर लीजिए, सारा का सारा एनिमल किंगडम में आप पढ़ेंगे, ये सिर्फ नाम याद कर लीजिए। फिश के अंदर क्या मिलेगा? फिश तो भैया पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये किससे करेगी? गिल्स से रेस्पायर करेगी। फ्रॉग जो है, इसका टेडपोल जो है ये कहां रहता है? इसका जो लार्वा है ये पानी में रहता है, तो ये क्या करेगा? गिल से रेस्पायर करेगा। और अडल्ट फ्रॉग जो है ये आपको अच्छे तरीके से पता है, अडल्ट फ्रॉग अगर लैंड पे रहता है, फ्रॉग तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपका स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, आपका लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी दिखा सकता है। और अगर ये आपका गड्ढे में मुंह देकर के बैठा हुआ है तो आपका सिर्फ स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करेगा, पानी में है तो सिर्फ स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करेगा। तो यहां पर तीनों के तीनों आपको देखने को मिलती हैं। वाया लंग्स भी आपको देखने को मिलती है, बक्कोफेरेंजियल भी आपको देखने को मिलती है, और आपको वाया स्किन भी देखने को मिलती है। तीनों की तीनों प्रकार की रेस्पिरेशन यहां पर होगी। अगर आप बात करें फिश जो है ये तो पानी में रहती है, ज्यादातर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स यानी बर्ड्स और मैमल्स कहां रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, तो इनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा सर। अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। तो इसको हम क्या कह देंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कह देंगे। लंग्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, तब तक आराम से आप साथ साथ लिख सकते हैं। भाई अगर कोई एनिमल है उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वही बहुत छोटा है, उस ऑर्गेनिज्म में इतने सारे सेल्स ही नहीं है, तो उसमें आप एक बहुत खतरनाक ऑर्गन नहीं पाल पाओगे रेस्पिरेशन के लिए। भाई जो ऑर्गन्स है ना, इनको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हर ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बना है, हर टिश्यूज सेल से मिलकर बना है, और हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, हर सेल को हमें फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये ऑर्गन हमारे लिए फ्री में काम नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम एक मैच्योर्ड और बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे पास उतनी एनर्जी भी है। अगर कोई बहुत छोटा सा एनिमल है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उसमें आप ऑर्गन्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। वहां पर बहुत जनरली सारे काम हो जाएंगे, बहुत लोअर लेवल पे सारे काम हो जाएंगे। जैसे अगर एक एनिमल यूनिसेलुलर है, उसमें बेचारे में है ही एक सेल, तो क्या ही करेगा? एक सेल है, आराम से बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा, बाहर CO2 फेंक देगा, यानी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होगा। यहां पर डिफ्यूजन के थ्रू आपका CO2 और O2 एक्सचेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका पोर बियरिंग पोरीफेरा है, यहां पर सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थ है, जो आपके टेप जैसे दिखाई देते हैं। तो अगर आपने टेप देखी हो, बहुत पतली होती है, किसी भी चीज के ऊपर आप लगाओगे उसकी मोटाई बढ़ेगी ही नहीं। कई बार नोट चिपकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेप का इस्तेमाल करते हैं, तो नोट अलग से मोटा नहीं हो जाता है ना, वो टेप इतनी पतली होती है कि नोट भी चिपक जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता। तो ये टेप जो है बहुत पतली है, इसका बॉडी सरफेस इतना पतला है कि इससे आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। अगर आप अर्थवर्म की बात करो तो इसकी जो आपकी आउटर लेयर है ये भी गिलगिली सी होती है, इसे मॉइस्ट क्यूटिकल कहा जाता है, इसके थ्रू आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। आर्थ्रोपोडा की अगर आप बात करो, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, और उसमें से भी सबसे बड़ी क्लास क्या है? इंसेक्टा। दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स ही पाए जाते हैं। तो अगर ये लैंड पे रह रहे हैं तो ट्रैकियल सिस्टम इनमें पाया जाएगा, अगर ये वाटर में रह रहे हैं तो गिल्स इनमें पाई जाएगी, जिसे कहा जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर आप मोलस्का की बात करें तो ये भी पानी में रहते हैं, तो इनमें भी गिल्स पाई जाएंगी फेदर लाइक। इकाइनोडर्मेटा को देखें, ये भी पानी में रहते हैं, तो इनमें आपका ट्यूब फीट पाया जाएगा। एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप बहुत आगे पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे।
फिश पानी में रहती है तो ज्यादातर गिल्स से आपका रेस्पायर करती है। फ्रॉग आपका एम्फीबियन है, पानी और लैंड दोनों पे रहता है, तो इसका जो टैडपोल है ये पानी में रहता है तो गिल से रेस्पायर करेगा। और अडल्ट फ्रॉग 3 अलग अलग तरीके से रेस्पायर कर सकता है, बक्कोफेरेंजियल, आपका स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू। और जो लैंड पे रहने वाले मैमल्स हैं हमारे जैसे, ये आपका लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग है। हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग है। यहां पर हमने कुछ छोटे मोटे डायग्राम्स बना करके देखे। अगर आप मैन की बात करते हो तो मैन में आपको क्या देखने को मिलेगा? मैन में आपको लंग्स देखने को मिलेंगे। ये ट्रैकिया है, दैट इज विंड पाइप। उसके बाद ये आपका 2 भागों में बढ़ जाता है। एंड यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपके लंग्स देखने को मिलते हैं। ये आपके लंग्स हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो अगर आप मैमल्स की बात करें, हम खुद मैमल्स हैं, तो अगर आप मैमल्स की बात करें तो यहां क्या देखने को मिलते हैं? लंग्स देखने को मिलते हैं। तो हाई लेवल की यहां पर रेस्पिरेशन होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसको कहा जाता है। लंग से अगर रेस्पायर कर रहे हो तो पल्मोनरी, स्किन से अगर रेस्पायर कर रहे हो तो क्यूटेनियस, और गिल से अगर रेस्पायर कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर हमने बकायदा लिखा भी था ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लीजिएगा। ऑलराइट, यहां तक क्लैरिटी है? फटाफट बताइए, क्या हम एनसीईआरटी मैया की रीडिंग कर सकते हैं यहां तक? अभी तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है ना। वैसे तो काफी कुछ नया पढ़ लिया है, लेकिन ये सारी चीजें आपको तब नई नहीं लगेंगी जब आप एनिमल किंगडम में घुस जाएंगे। ये बहुत ही जनरल चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी हो सकता है कुछ नाम आपको याद करने में दिक्कत आ रही हो, पर जब आप एनिमल किंगडम पढ़ लेंगे आपको लगेगा छी, ये इससे डर रहा था मैं, बहुत ही खत्म चीजें हैं ये। तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर आपको नाम याद नहीं भी हो रहा है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ये सारे नाम आप एनिमल किंगडम चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, करवानी भी नहीं पड़ेंगी। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ऑक्सीजन जो है ये आपका यूटिलाइज होता है, ऑर्गेनिजम्स इसको यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। आपने जो खाना खाया है, बाबू ने जो खाना खाया है, उसमें जो न्यूट्रिएंट थे, जैसे कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो ग्लूकोज है, अगर आपने लेट्स से प्रोटीन खाया है तो अमीनो एसिड है। इन सारी चीजों को तोड़ने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन, टू ड्राइव एनर्जी। और एनर्जी तो निकलती है, लेकिन इस प्रोसेस में साथ साथ CO2 भी निकलता है। तो ये CO2 हमारे सेल्स के लिए हार्मफुल है, तो इस CO2 को हमें सेल से बाहर भेजना है। और आपका O2 जो है इसको हमें कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहना है सेल में। दिस इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैसे सर? अगर C6H12O6 आपका ग्लूकोज है, अगर ये 6 कार्बन का आपका ग्लूकोज है इतना बड़ा, राइट, इसको जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहां पर आपका पूरा का पूरा ये रिएक्शन होने के बाद क्या निकलेगा? 6 CO2 प्लस आपका H2 प्लस आपका ATP। यानी यहां पर आपका 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था जिसके छोटे छोटे 6 टुकड़े हो चुके हैं अब। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपने क्या कर दिया? यहां पर कैटाबॉलिज्म कर दिया। कैटाबॉलिज्म, काटाबॉलिज्म, चीजों को काट दिया है। तो एक कैसा रिएक्शन है? जनरली एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जनरली एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इट इज एक्चुअली एन एम्फीबॉलिक रिएक्शन। पर अभी के लिए हम ये समझते हैं कि एक काटाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें आपने चीजों को काट दिया है। और जब आप चीजों को काटते हो तो उनके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपकी रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो एक कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी रिलीज हो रही है ना मेरे भाई, यहां पर एटीपी निकल रही है। तो कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केमिस्ट्री इतनी तो पढ़ी होगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता पाओ, है ना। ये जो एक्सोथर्मिक है इसमें एक्स वर्ड आता है, इसी को क्या कहते हैं हम? एक्सर्गोनिक कहते हैं। तो एंडोथर्मिक को एंडरगोनिक भी कह सकते हो, एक्सोथर्मिक को एक्सर्गोनिक भी कह सकते हो, राइट। ये सेम चीज आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है। तो इट्स अ कैटाबॉलिक रिएक्शन जिससे छोटी छोटी चीजें आपकी बनी। तो O2 जो है, अगर आपको सेल में एनर्जी बनाते रहना है तो एक कंटिन्यूअसली सेल को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और CO2 जो एक गंदा पदार्थ है जो हमारे सेल में बन चुका है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली रिलीज करना पड़ेगा।
इसके लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम बना रखा है। हम ब्रीद करते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं। ब्रीदिंग के दो पार्ट हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन से हम CO2 को बाहर भेज देते हैं। इसी को हम लोग कॉमनली रेस्पिरेशन कह देते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपने अभी अच्छे तरीके से समझ लिया है कि ये दोनों के दोनों कितने डिफरेंट हैं, राइट? ये आपने समझ लिया है कि दोनों के दोनों कितने डिफरेंट हैं। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब आप देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो इतने ज्यादा अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपकी दुनियादारी में पाए जाते हैं कि उनमें डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं, राइट? जो कि किस पे डिपेंड करते हैं? पहला, कि एनिमल रहता कहां पर है, तो पहला आपके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि आप रहते कहां पर हो, और दूसरा आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कि आपकी बॉडी में कितने सेल हैं, कितने टिश्यूज हैं, कितने ऑर्गन हैं या ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि अगर आप स्पंजेस की बात करो, अगर आप सीलेंट्रेट्स की बात करो या फ्लैटवर्म्स की बात करो, तो यहां पर इनकी बॉडी ही बहुत छोटी सी होती है। तो इनकी बॉडी के जनरल सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन से क्या हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस ही आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर देता है। अगर आप अर्थवर्म की बात करो, तो मैंने आपको बताया इसकी स्किन भी गिलगिली होती है, तो यहां पर भी आपकी मॉइस्ट क्यूटिकल देखने को मिलती है। इंसेक्ट अगर आप देखो, तो यहां पर आपका ट्रैकियल ट्यूब्स देखने को मिलती हैं। कहां? जब आपका एनिमल लैंड पे पाया जाए। और अगर ये आपका वाटर में पाया जा रहा है तो क्या मिलेंगी? गिल्स मिलेंगी, जैसे मैंने आपको प्रॉन का एग्जांपल दिया था, ठीक है? तो यहां पर आपकी गिल्स भी पाई जा सकती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, राइट? जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ऐसे आर्थ्रोपोड, ऐसे इंसेक्ट्स जो आपके पानी में रहते हैं, राइट? मॉलस्क के अंदर अगर आप बात करो, तो मॉलस्क भी पानी में रहते हैं, तो यहां भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? गिल्स देखने को मिलेंगे। हायर एनिमल्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं? लंग्स देखने को मिलते हैं, है ना? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में अगर आप देखो, कोई लैंड पे रहता है एनिमल हायर लेवल का, तो उसमें लंग्स देखने को मिलेंगे। अगर आप फिशेस की बात करो, मछली जल की रानी की बात करो, तो ये जल में रहती है, तो इसमें क्या होगा? गिल के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। अगर आप रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करो, तो यहां पर क्या होगा? ये ज्यादातर लैंड पे रहते हैं, तो इनमें लंग्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होगा। फ्रॉग आप पढ़ के आए हो तो आपको अच्छे तरीके से पता है, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग अगर ये लैंड पे रह रहा है तो आपका ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, आपका आपका बक्कोफोरेंजियल रेस्पिरेशन करेगा, स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करेगा। मैमल्स जो हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहां पर हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, इनसे ज्यादा एग्जाम्पल्स ही हम लोग पढ़ के बैठे हैं, तो ये चीज हमारी एकदम क्लियर है। अब हम ह्यूमन के ऊपर आ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हमने सिर्फ जनरल बातें करी हैं और आपको लग रहा होगा कि सर हम ये क्या कर रहे हैं, पर पहला लेक्चर जो है हर फिजियोलॉजी के चैप्टर का ऐसा ही होगा। ये मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ लेते तो हमको कोई भी यहां पर डिफिकल्टी नहीं होती, लेकिन अब सिंस हमने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है, तो हमको पहला लेक्चर हमेशा बोरिंग ही लगेगा, राइट? अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन की रेस्पिरेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये ह्यूमन जो है किस हिसाब से रेस्पायर करता है। क्या हम तैयार हैं एक जेनरिक यहां पर फ्लो चार्ट देखने के लिए? यस और नो फटाफट बताइए। क्या यहां तक हर बच्चे को सारी बातें क्लियर हैं? क्या देश का बच्चा आप जानता है कि कैसे अलग अलग एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क क्या है? सिर्फ हमने दो ही टॉपिक्स पढ़े हैं, बताइए फटाफट। ऑल गुड, ऑल क्लियर? पंचायत कराएंगे दोस्त, है ना? क्योंकि आज बहुत ही कम हमें कंटेंट पढ़ना है, तो दो तीन ही क्वेश्चंस हमारे पास हैं। कल जब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन को पढ़ रहे होंगे तो हम ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ पा रहे होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे होंगे। आज के लिए कंटेंट थोड़ा सा कम ही रखते हैं। यस, क्लियर? आइए भैया, मैं आपको बताता हूं स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन में। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले पिंक कलर के आपके लंग्स बना लेता हूं, है ना? पिंकी पिंकी लंग्स बना लिया, है ना? ये आपके क्या हो गए? ये आपके लंग्स हो गए, बलून लाइक लंग्स हो गए, ठीक है? यहां पर मैं बीच में क्या बना देता हूं, अपना 4 चैम्बर का दिल बना देता हूं। अपना दिल आपके लिए खोलकर रख देता हूं। अब हमारे अंदर तो दिल कैसा है, 4 चैम्बर का है, कंप्लीट वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहां पे हम पूरे के पूरे 4 चैम्बर बना सकते हैं, है ना? फ्रॉग में हम तरस गए थे 4 चैम्बर्स बनाने के लिए, लेकिन अब हमारा सपना पूरा होगा, अब हम 4 चैम्बर बना लेंगे। और यहां पर लेट से मैं बना लेता हूं एक टिश्यू जिसमें मुझे ऑक्सीजन पहुंचाना है। यहां मैं बना लेता हूं एक टिश्यू जिसमें मुझे ऑक्सीजन पहुंचाना है, राइट? यहां मैं लिख देता हूं सेल या टिश्यू।
ये है हमारे क्या, लंग्स, ये है हमारे लंग्स। और ये जो है ये है हमारा 4 चैम्बर का हार्ट, हमारा दिल। ये है आपका राइट साइड का एट्रियम, ये है आपका राइट साइड का वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट साइड का एट्रियम, और ये है आपका लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। राइट, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, करेक्ट, ये हमारा दिल है। अब मेरे दोस्त आराम आराम से सुनना मेरी बात को, तभी ये बात आपके समझ में आएगी। हालांकि आप फ्रॉग का सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं, वो भी चीज आपको यहां पर हेल्प कर रही होगी। मैंने कहा कि बाहर से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में आ चुकी है, बाहर से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में आ चुकी है, करेक्ट। तो ऑक्सीजन अब फेफड़ों में लोड हो चुकी है, लोड हो चुकी है सर एकदम। बाहर से आपकी ऑक्सीजन कहां आ चुकी है, आपके फेफड़ों में आ चुकी है, यहां लोड हो चुकी है। अगर यहां पर फेफड़ों में आपकी लोड हो चुकी है ऑक्सीजन, तो ये कहां पर जाएगी ऑक्सीजन, ये कहां पर जाएगी आपकी ऑक्सीजन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी फ्रॉग के केस में, वो दोबारा बता देता हूं। मैंने आपको बताया था लाओ राडो, है ना। अगर कोई घड़ी लाने को बोले तो कौन सी घड़ी लाएंगे, राडो घड़ी लाएंगे, है ना। अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो बढ़िया ही लेंगे, लाओ राडो। और यहां पर हमको क्या पता लगा था, यहां पर हमको पता लगा था लेफ्ट एट्रियम जो है, यहां पर हमको पता था लेफ्ट एट्रियम जो है, लेफ्ट साइड जो है आपके हार्ट की, इसमें क्या आता है, इसमें आता है ओ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राडो यानी राइट एट्रियम जो है आपका, राइट एट्रियम जो है, इसमें क्या आता है भैया, इसमें क्या आता है मेरे बंधु, इसमें आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हम लोगों ने ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली थी, इसी ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे। अगर अब आपके पास यहां पर लंग्स में ऑक्सीजन आ चुकी है, तो ये ऑक्सीजन कहां लोड हो जाएगी, ब्लड में लोड हो जाएगी। एल्वियोलाई जो है ये घिरा रहता है आपका, ये जो लंग्स के एल्वियोलाई हैं घिरे रहते हैं आपके ब्लड वेसल से, तो ये लोड हो जाएगी कहां पर, आपके इस ब्लड वेसल में, और चली जाएगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, और चली जाएगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। तो यहां पर हमने क्या बनाया था, हरे भरे कलर का ऑक्सीजन बनाया है। ये हरे भरे कलर का ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, ये हरे भरे कलर का ऑक्सीजन आपका हार्ट में चला जाएगा। कौन सी साइड चला जाएगा सर, लेफ्ट साइड चला जाएगा, चला जाएगा, एकदम चला जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड है, यही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी कहां तक, आपके टिश्यूज तक। टिश्यूज तक भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, यहां तक भी तो ऑक्सीजन पहुंचाना है। एकदम सही बात है सर। तो यहां तक क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़िया तरीके से पहुंच जाएगा, राइट, एकदम सही है सर। तो यहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिक 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 करके कदम कदम बढ़ाए जा करके चला गया, और ऑक्सीजन आपका लोड हो चुका है कहां पर, आपका टिश्यू के अंदर। ऑक्सीजन आपका लोड हो चुका है टिश्यू के अंदर। अब इस टिश्यू में पहले से कचरा भी था, क्योंकि यह भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा था, यानी इसके अंदर भी CO2 भरा पड़ा था। अब इसके अंदर भी जब CO2 भरा पड़ा था, तो इस CO2 को भी क्या करेगा, ये ब्लड जो है उठा लेगा। ऑक्सीजन इसने छोड़ दी टिश्यू के पास, CO2 इसने उठा ली। CO2 उठा ली तो ये कहां चली जाएगी भैया, CO2 कहां जाती है, फटाफट बताइए, CO2 कहां जाती है। CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, आपका राइट साइड में जाता है। राडो, RA मतलब राइट एट्रियम, DO मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे चला गया, चला गया सर। पीले कलर से हमने CO2 को दिखाया है, पीले कलर से हम CO2 भैया को यहां पर दिखा देंगे, है ना। पीले कलर से हम यहां पर CO2 भैया को दिखा देते हैं, टिक 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 करके कदम कदम बढ़ाते हुए। ये कहां चला गया, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो कहां चला गया, आपका RA यानी राइट एट्रियम में चला गया। ठीक है, ये राइट एट्रियम से ब्लड आपका यहां कूदा, है ना, और आपका ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड जो है, इससे होता हुआ कहां चला गया, इससे होता हुआ कहां चला गया, आपका लंग्स के पास चला गया। ठीक है, यानी ये जो आपका ब्लड है, इसमें CO2 यहां यहां गया घूम के, राइट साइड से ही पंप हो जाएगा किसकी साइड, राइट साइड से ही पंप हो जाएगा किसकी साइड, आपका यहां पर, क्योंकि हार्ट ही पंप करता है ना भैया आपके ब्लड को। तो यहां पर लोड हो गई CO2 ऊपर लंग्स में, है ना, CO2 आपकी लोड हो गई लंग्स में। या यहां पर कर दो यार, यहां पर कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। यहां पर CO2 आपकी लोड हो गई, और ये CO2 आपकी होते 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 आपकी सांस के थ्रू बाहर निकल गई। यही हुआ, और कुछ तो नहीं हुआ, यही किया है बस। करेक्ट है सर। तो हमको एग्जैक्टली पाथ पता लग गया आपका ऑक्सीजन का भी,
और हमको एग्जैक्टली पाथ पता लग गया आपके कहां का भी, CO2 का भी। ऑक्सीजन और CO2 दोनों का पाथ पता लग गया, एकदम पता लग गया सर। अब यहां पर अगर आप स्टेप्स नोट करना चाहो तो आप स्टेप्स नोट कर सकते हो। व्हाट आर द स्टेप्स इन रेस्पिरेशन? आपको अगर ये पूरा का पूरा खेल रचना है तो व्हाट आर द स्टेप्स? आपका एक एक स्टेप यहां पर क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले अगर मैं इस प्रोसेस को शुरू करना चाहता हूं तो मुझे सांस लेनी पड़ेगी, फेफड़ों में हवा भरनी पड़ेगी, मैं बाहर से सांस ले रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 1, कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी यानी आपके लंग्स में वेंटिलेशन, हवा भर दी है, वेंटिलेशन आ गई है भैया। पल्मोनरी वेंटिलेशन, या मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इनहेलेशन। तो इनहेलेशन, तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये हवा मेरे फेफड़ों के अंदर आ रही है। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। एग्जैक्टली इट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब क्या हुआ, दूसरी चीज, ये जो ऑक्सीजन यहां से अंदर आ गई है पल्मोनरी वेंटिलेशन से, ये ऑक्सीजन फेफड़ों में आ गई है, ये ऑक्सीजन ब्लड में चढ़ जाएगी। यानी यहां पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन जो है ये लोड हो जाएगी आपकी ब्लड में। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप। एकदम सही बात है ना। आप यहां पर क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल। फ्रॉम एल्वियोलाई। लंग की जो एल्वियोलाई थी, यहां से आपका लंग की जो एल्वियोलाई थी, यहां से आपका ऑक्सीजन कहां चढ़ गया है, ब्लड वेसल में चढ़ गया है। तो यह आपका स्टेप नंबर 2 यहां पर आपका चढ़ गया है, स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब आपका स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है इस ब्लड को पंप करते हुए, ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको पंप करते हुए आपका टिश्यू तक ले जाना और टिश्यू में ऑक्सीजन छोड़ देना, है ना। सेंडिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। करेक्ट, सेंडिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। यहां पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू में भेजा, देन कैरिंग CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू राइट एट्रियम। कैरिंग CO2 फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट एंड देन टू लंग्स। पहले हार्ट में भेजा, फिर पंप करके कहां भेज दिया, लंग्स में भेज दिया। तो CO2 कहां पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। अब इस CO2 को बाहर निकाल देना है, यानी क्या हो जाएगी, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। एक्सहेलेशन ऑफ CO2। यही चीजें हुई। पहला स्टेप देखो, पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना, लंग्स के अंदर आना, पहला काम हुआ। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन था इसका लोड हो जाना, ये जो ऑक्सीजन था इसका मेरे भाई लोड हो जाना कहां पर, ब्लड में, ये आपकी दूसरी चीज हुई। फिर तीसरा, ये ऑक्सीजन जो है इसको हम सर्कुलेट कराते कराते ले गए आपका कहां, सेलुलर टिश्यू में। चौथा, यहां से आपका जो CO2 था इसको उठाते उठाते लेके आए आपका हार्ट के पास एंड देन आपका लंग्स के पास। एंड पांचवा, ये जो CO2 था इसको बाहर भेज दिया। तो यहां पे बचे हुए स्टेप्स भी आप लिखना चाहें तो 2 नंबर, यहां पर आपने ऑक्सीजन को भेज दिया है टिश्यू तक, दिस इज नंबर 3। यहां पर आपने CO2 को लोड कर दिया है ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया 4। एंड 5 आपने क्या कर दिया है, एक्सेल कर दिया है इस CO2 को, दिस इज नंबर 5। क्या पांचों की पांचों चीजें सही है? एकदम सही है सर। क्या पांचों के पांचों यही स्टेप्स है रेस्पिरेशन में? एकदम सही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमने फ्रॉग का हार्ट पढ़ लिया तो फ्रॉग जो है एम्फीबियन है, यानी वो भी वर्टिब्रेट्स में आता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है। तो उसका हार्ट जब हमने पढ़ा तो हमने बस यहां पर 4 चैंबर्स बना लिए। बातें सारी की सारी वही थी, कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही था। ये लाओ राडो वाली ट्रिक जिंदगी में हमेशा काम करेगी, यानी लेफ्ट एट्रियम जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट के लेफ्ट साइड में, और राइट जो है आपका उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये ट्रिक भी हमारी काम कर गई। तो हमको ये पैसेज याद नहीं करना पड़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, हमको ये याद नहीं करना पड़ा। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो इस ब्लड वेसल का, अगर आप दिखाना चाहते हो कि ये थोड़ा सा लेट्स से थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। कि आप इसको लाल ना दिखा करके कुछ और दिखाना चाहते हो, थोड़ा पिंक सा, तो आप ये भी दिखा सकते हो, जिससे कि आपका पाथ एकदम ही क्लियर हो जाए, है ना। आपको थोड़ा अच्छे से पता लग जाए कि हाँ भाई आपने क्या क्या किया था।
तो ऑक्सीजनेटेड लेट से आपने यहां पर दिखा दिया, है ना। ऑक्सीजन जिसमें लोड है वो आपने लाल कलर से दिखा दिया, और जिसमें CO2 लोड है ये कैसे सर्कुलेट होकर के जा रहा है ये आपने पिंक से दिखा दिया। तो एग्जैक्टली आपका यहां पर पूरा का पूरा डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है आपका लाल में और पिंक में। करेक्ट, क्रिस्टल क्लियर, शाबाश, क्या बात है भाई। चलिए थोड़ा स्लो स्लो जानबूझ के चल रहा हूं मेरे दोस्त, है ना, जिससे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करा सकूं। यहां पर इस चीज से आपका PYQ आया हुआ है, रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं आराम से देखिए। अगर आप देखें ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे पहले हवा जो है आपके लंग्स में आएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज हो रही है किसमें, आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका लंग्स से लोड हो रहा है किसमें, आपका ब्लड वेसल में, और CO2 उल्टा लोड हो रहा है कहां पर, आपका एल्वियोलस में, ठीक है। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी जो अब आपका ऑक्सीजन आया है ब्लड वेसल में उसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे टिश्यू तक। फिर टिश्यू में अगर आपका ऑक्सीजन पहुंच गया है तो वहां से CO2 उठा लेगी आपकी ब्लड वेसल, एंड देन फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है ये आपका यूटिलाइज हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए, और आपका CO2 रिलीज कर देगा, यानी एनर्जी बना लेगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसी को कहते हैं। आप पूरा का पूरा चैप्टर इस पे पढ़ेंगे, जो यहां पर लिखा भी हुआ है चैप्टर 14, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इट विल मेक द ATP। तो ATP आपका यहां पर बन जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको ATP ही तो बनानी थी, इसीलिए तो हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे थे। तो सेम सेम बातें आपको यहां पर देखने को मिली, थोड़ा अलग तरीके से बता दी है, बात एकदम सेम है। सबसे पहले हवा आपके लंग्स में आएगी, फिर यहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज, फिर आपका ऑक्सीजन की सप्लाई, फिर यहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज, ऑक्सीजन सेल के अंदर चला गया, CO2 यहां लोड हो गया, एंड देन आपका दोबारा से CO2 का बाहर निकल जाना। सेम टू सेम सारी यही चीजें हैं, एज इट इज हमने यही बात पढ़ी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं, फटाफट बताइए। अब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में कल पढ़ लेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम जो है वो होने वाला है। वैसे तो हमारे पास 40 मिनट बची है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आज आपको कम पढ़ाऊं, राइट, क्योंकि इतना सारा लोड एक दिन में लेना सही नहीं है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल चैप्टर है। आज थ्योरी ज्यादा आ गई है ना, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि आज थ्योरी ज्यादा थी तो कम कंटेंट पढ़ेंगे। कंसेप्चुअल पार्ट आपका कल आएगा, तो आराम से बैठ करके पूरे कंसेप्चुअल पार्ट को हम लोग देख रहे होंगे। यहां देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक तो स्ट्रक्चरल व्यू है, एक तो इसका स्ट्रक्चर देखें, एक फंक्शनल व्यू है। दोनों के दोनों आपके डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चरल व्यू की अगर आप बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल व्यू में दो पार्ट होते हैं, राइट, दो पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल व्यू में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, आराम से देखिएगा। अपर पार्ट मतलब गर्दन तक का पार्ट, क्योंकि हम सांस कहां से ले रहे हैं, नाक के छेदों से ले रहे हैं। यहां मुंह से भी सांस ले सकते हैं, है ना, मुंह से भी हवा ले सकते हैं, नाक से भी हवा ले सकते हैं। तो नाक के जो छेद हैं यहां से लेके गर्दन तक का पार्ट जो है ये आपका क्या है, ये आपका अपर पार्ट है। और गर्दन से नीचे तक का जो पार्ट है ये आपका क्या है, लोअर पार्ट है। यानी अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने सांस कहां से ली, नाक के छेदों से। इनको क्या कहते हैं, जो दो नाक के छेद हैं इनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स, है ना, इनको एक्सटर्नल ओपनिंग्स कहते हैं। तो आप इसको कह दो नॉस्ट्रिल, आप कह दो नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो है इससे आपका हवा अंदर चली गई, और नाक की कुछ नली है ना, ये जो नाक है इसमें छेद ही थोड़ी है, अंदर नली भी तो है। तो ये जो नली है इसमें आपका चला जाएगा क्या, एयर, राइट। यानी आप क्या कर लेंगे, यहां नेजल पैसेज में चले जाएंगे। नाक के छेद से कनेक्टेड जो ट्यूब है नेजल पैसेज, आप उसमें चले जाएंगे, और आपका फिर कहां चले जाएगा ये हवा, बक्कल कैविटी में चली जाएगी। बक्कल कैविटी में चली जाएगी, मुंह और नाक जहां पर कनेक्ट हो जाते हैं यहां पर चली जाएगी, बक्कल कैविटी में चली जाएगी। या फिर नेजल पैसेज जो है इसको आप आराम से लिख सकते हैं। फिर आपकी कहां चली जाएगी, फेरिंग्स में चली जाएगी, है ना। बक्कल कैविटी ना भी लिखनी चाहे तो आप फेरिंग्स लिख सकते हैं यहां पर, विच इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। मुंह में आप खाना चबा रहे हो वो भी फेरिंग्स में जाता है, और आप जो हवा ले रहे हो वो भी आपकी यहां पर ही जाती है। तो कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, इसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं।
फॉर फूड एंड एयर। और उसके बाद फेरिंग्स के बाद आपका कहां चली जाती है आपकी हवा? लेरिंग्स में। अरे सर ये तो मिलते जुलते नाम हो गए, फेरिंग्स लेरिंग्स फेरिंग्स लेरिंग्स। एकदम सही बात है भाई। लेरिंग्स जो है किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। कितने कार्टिलेजेस का? 9 कार्टिलेजेस का मिलकर बना हुआ है टोटल, है ना। 3 कार्टिलेजेस पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड मतलब 2-2 की फॉर्मेट में, तो 3 × 2 6, और 3 आपके अनपेयर्ड होती हैं, 3 अलग होती हैं, तो 6 + 3 = 9, राइट। तो टोटल कार्टिलेजेस आपकी 9 होती हैं, है ना। 3 आपकी पेयर्ड होती हैं, दैट इज 3 × 2 पेयर में है तो 6, और 3 आपकी सिंगल होती हैं, 3 × 1 दैट इज योर 3। ओवरऑल क्या हो गई आपकी? 9 हो गई। 9 कार्टिलेजेस होती है, ठीक है। इस लैरिंग्स को प्यार से क्या कहा जाता है? इस लैरिंग्स को प्यार से साउंड बॉक्स कहा जाता है। इस लैरिंग्स को प्यार से साउंड बॉक्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। हमारी जो आवाज निकलती है वो आपकी कहां से निकलती है? इस साउंड बॉक्स से ही निकलती है, इस लेरिंग से ही निकलती है, राइट। तो ये हमारा क्या है? साउंड बॉक्स भी है। तो हवा कहां से गई? नाक की नली से होती हुई आपकी कहां चली गई? फेरिंग्स में चली गई। फिर फेरिंग्स लेरिंग्स मिलते जुलते नाम है, तो ये हमको याद हो जाएंगे। अब फेरिंग्स लेरिंग्स के बाद आपकी कहां चली गई? ये जो हवा है फेरिंग्स लेरिंग्स के बाद कहां चली गई? आपकी ट्रेकिया में चली गई, है ना। ट्रेकिया यानी विंड पाइप, ईसोफेगस फूड पाइप है, ट्रेकिया विंड पाइप है। तो ट्रेकिया अगर विंड पाइप है, हवा ले रहे हो, रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो इसी में तो जाएगी। तो ट्रेकिया जो है विंड पाइप, इसी में तो जाएगी। इसके बाद आपकी कहां जाएगी? ट्रेकिया जो है फर्दर आपका डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। तो आप यहां पर क्या कहते हैं? ट्रेकिया किस में चली जाएगी? पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई या क्वार्टरनरी ब्रोंकाई, है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनकी ब्रांचेस हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है इनमें। इसके बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो आप क्या कहते हैं? पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से बनते हैं ब्रोंक्यूल्स, है ना। आराम से याद हो जाएगा, जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं है, सिर्फ लिख लो अभी। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आ जाते हैं आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आपके क्या आ जाते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यानी वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ही हो गए एक तरीके से। तो ब्रोंकाई के बाद आ जाते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और इसके बाद आ जाते हैं क्या? एल्वियोलाई, आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनसे एयर का डिफ्यूजन हो जाता है, वो एल्वियोलाई। तो अगर आप देखें जो फेरिंग्स लेरिंग्स तक का पार्ट है, तो यहीं तक का पार्ट है। इसके बाद आती है आपकी ट्रेकिया यानी विंड पाइप, और उसके बाद लंग्स में आपके ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलते हैं, और एल्वियोलाई देखने को मिलते हैं, राइट। तो आपका पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आपका ब्रोंक्यूल्स इनिशियल, ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। सीधा सीधा नाम याद करने हैं आपको, डायग्राम जब बना के दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो याद नहीं भी हो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह है आपका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, यह है आपका स्ट्रक्चरल व्यू कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो। अगर आप फंक्शनल व्यू की बात करें, अगर आप फंक्शनल व्यू की बात करें, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर आप फंक्शनल व्यू की बात करें, दोबारा ही बना लेते हैं भाई। अगर आप फंक्शनल व्यू की बात करें तो यहां पर 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। पहला आपका कंडक्टिंग पार्ट, पहला आपका कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा आपका एक्सचेंज पार्ट, जहां से गैसियस एक्सचेंज होगा। तो पहला हो गया आपका कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा हो गया एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो एयर को कंडक्ट करता है। आपने एयर जब नाक के अंदर ली, तब से लेकर के उसको एक्सचेंज वाली साइट पे पहुंचाना, एल्वियोलाई तक पहुंचाने वाला जो पार्ट है, जो ट्यूब्स का नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। तो ट्यूब्स का पार्ट है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका नॉस्ट्रिल आ जाएगी। सबसे पहले आपने हवा ली नाक के छेद से, दैट इज नॉस्ट्रिल। फिर आपका चली गई नेजल पैसेज में, और नेजल पैसेज से होती हुई चलेगी कहां पर? नेजल चैम्बर में। तो नेजल पैसेज यहां से होती हुई चली गई है कहां पर? नेजल चैम्बर में, राइट, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से होती हुई ये कहां चली गई? आपकी कॉमन ओपनिंग में, दैट इज फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद ये कहां चली गई? आपकी लेरिंग्स में, ठीक है। और लेरिंग्स के बाद ये कहां चली गई? लेरिंग्स के बाद आपकी कहां चली जाएगी? ट्रेकिया में, दैट इज विंड पाइप में, ट्रेकिया में, दैट इज विंड पाइप।
ट्रेकिया के बाद आपकी चली गई प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई में, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, ब्रोंकाई हो गए। फिर कहां चली गई आपकी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, फिर चली जाएगी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, प्लस चली जाएगी आपकी लास्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, बस इसके आगे नहीं। फिर चली जाएगी आगे कहां, आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, दैट्स इट। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, यहां तक आपका क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। यहां पे अगर आप एक लाइन बनाना चाहो तो आप कह सकते हो इससे पहले की जो चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, आपकी कंडक्टिंग पार्ट है। इससे पहले की सारी चीजें कंडक्टिंग पार्ट है। अगर आप दूसरा एक्सचेंज पार्ट देखना चाहें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बाद की चीजें आ जाएंगी। जहां पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है ये आपका क्या आ जाएगा, बाद की चीजें आ जाएंगी। ये आपका एक्सचेंज पार्ट है, इसमें क्या आ जाएंगी, बाद की चीजें आ जाएंगी। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और आपका एल्वियोलाई, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट। इसकी एक छोटी सी डक्ट भी होती है। अगर आप एल्वियोलाई देखें तो ये क्या है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है। अगर आप एल्वियोलाई को देखें तो इट इज गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा। तो ये जो आपका गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, इसमें अगर आप देखें तो इसकी एक छोटी सी डक्ट भी आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज योर एल्वियोलाई एंड ये जो है आपको क्या देखने को मिल रही है, डक्ट देखने को मिल रही है, राइट। तो ये जो एल्वियोलाई है इसकी डक्ट है और इसके ऊपर के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये आपका एक्सचेंज पार्ट है। तो कंडक्टिंग पार्ट आपका करता क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से आपका सवाल आपका बन के ही आएगा एग्जामिनेशन में। आराम से सुनिए भाई, मैंने नाक के छेद से हवा ली और वो आपका कहां जा रही है, एल्वियोलाई तक जा रही है। बीच में आपकी एक बहुत बड़ी सी ट्यूब का नेटवर्क है जहां पर आपका ट्रेकिया भी आ रहा है, फेरिंग्स भी आ रहा है, लेरिंग्स भी आ रहा है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है ना, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी ट्यूब्स हैं। नेचर ने इतनी सारी ट्यूब्स बनाई क्यों होंगी, क्योंकि आपको रास्ते में इस हवा के साथ बहुत कुछ करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो हवा है इसको एक्सचेंज पार्ट तक पहुंचाना है, तो आपको ट्यूब्स का एक नेटवर्क तो चाहिए ही था, प्रॉपर आपका रीजन 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जो हवा लेते हैं क्या ये स्वच्छ है। अब आप में से कुछ लोग दिल्ली के आसपास रहते होंगे और अभी तो पॉल्यूशन हर जगह ही है, सिर्फ दिल्ली को ब्लेम नहीं कर सकते, काफी सारे और भी इलाके हैं जहां पर अच्छा खासा पॉल्यूशन है। अब आपके आसपास जो हवा है इसमें इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, इतने सारे माइक्रोब्स हैं, इतने सारे पैथोजेंस हैं जो आपको बीमारी दे सकते हैं। कई बार पॉलन ग्रेन्स उड़ रही होती हैं, इतनी सारी चीजें आपके इस हवा में मिली हुई हैं। क्या आपको इन सारी चीजों को सेपरेट आउट नहीं करना है, बिल्कुल करना है। तो ये जो लंबी सी ट्यूब है इनमें कई पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर हमने क्या पढ़ी थी, सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ी थी, जो म्यूकस में कोट कर देती है आपके डस्ट पार्टिकल्स को और म्यूकस में कोट कर देती है आपके बैक्टीरियाज को। तो अगर कोई बैक्टीरिया हमारे नाक की नली के थ्रू हमारे पैसेज में आने की कोशिश कर रहा है, हमारे फेफड़ों में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमको उसे रास्ते में ही रोकना है, उसको म्यूकस में लपेटना है और छींक के थ्रू बाहर फेंक देना है। तो पहली बात ये क्या करता है, ये आपका एक्सचेंज पार्ट तक हवा को पहुंचाता है। तो ये नॉर्मल एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब तो है ही, ट्रांसपोर्ट तो इसका काम है ही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्या करता है, आपका अलग अलग पॉल्यूटेंट्स जो हैं, अलग अलग पैथोजेंस जो हैं, उनको भी क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर भेजता है, उनको लंग्स तक नहीं पहुंचने देता, हमें फेफड़ों की बीमारी नहीं होने देता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करता है। उसको ह्यूमिडिफाई करता है मतलब उसको थोड़ा मॉइस्ट बनाता है, उसमें वाटर ऐड करता है जिससे कि बेहतर तरीके से उसका क्या हो पाए, डिफ्यूजन हो पाए। तो इस पैसेज के दौरान आपकी हवा आराम आराम से पास हो सके, इसके लिए उस एयर को ह्यूमिड बनाता है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज, वो है थर्मो रेगुलेशन, यानी इस हवा का तापमान जो है वो भी सेट करता है। समझ लीजिए अभी गर्मियों का मौसम था और चल रही थी लू, बहुत तेज लू चल रही है, और आपने वो गर्मा गर्म हवा अपने नाक में डाल ली और वो बिना ठंडी हुए ही आपके फेफड़ों में हो जाए, तो आप भी बोलेंगे ना गरम है गरम है। भैया पूरा फेफड़ा जो है जल जाएगा, है ना, फेफड़ा जल के रेगिस्तान हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या है कि हम उस हवा का टेम्परेचर रेगुलेट कर लें, क्योंकि अब अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो आप अंदर 50 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा थोड़ी ले जाओगे।
यहां पर तो आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की हवा ही चाहिए। सिमिलरली अगर ठंडी ठंडी सीली सीली पवन चल रही है सर्दी के टाइम पे, तो आप उतनी ठंडी हवा अपने अंदर नहीं ले जा सकते, आपकी बॉडी का जो तापमान है ओवरऑल वो गड़बड़ा जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा आपका पैसेज है, टक 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 करके बहुत सारे पाइप्स यहां पर फैले हुए हैं। आपको क्या करना है, यहां पर अगर ठंडी हवा है तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ले आइए, यानी थोड़ा गर्म कर दीजिए, और गर्म हवा है तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ले आइए, यानी थोड़ी ठंडी कर दीजिए। यानी ये टेम्परेचर का रेगुलेशन भी कौन करता है, आपका ये कंडक्टिंग पार्ट ही करता है। तो एक्सचेंज पार्ट का मेन काम क्या है भैया, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भोंदू से भोंदू आदमी भी बता देगा, कोई नॉन बायोलॉजिस्ट भी बता देगा कि एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है। क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, इनको कहा ही गया है रेस्पिरेटरी इसीलिए क्योंकि ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो आपका एल्वियोलाई वाला पार्ट है, इसमें समझ लीजिए बाहर भेजनी है आपको CO2, तो CO2 इसमें लोड हो जाएगी, और आपको अंदर भेजनी है ब्लड वेसल में O2, तो O2 बाहर निकल जाएगी। तो ये CO2 और O2 का एक्सचेंज जो है इन पर्टिकुलर ट्यूब्स से भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से भी हो सकता है, एल्वियोलाई से भी हो सकता है। तो एक्सचेंज पार्ट का सिंपल सा काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन मेरे दोस्त आपका जो कंडक्टिंग पार्ट है, इसके क्या काम है, 4 मेजर काम है, राइट। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार अच्छे तरीके से कॉपी कर लेते हैं स्लाइड को, और इसमें दोबारा से कुछ चीजें लिख लेते हैं, राइट। पीछे आपकी पूरी की पूरी स्लाइड बचाई गई है आपके लिए, है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर अपर पार्ट में लिखे रहने देता हूं, ये नीचे का कंटेंट मिटा देता हूं। सिमिलरली मैं यहां पर लोअर पार्ट लिखे रहने देता हूं, नीचे का कंटेंट मिटा देता हूं। यहां पर कंडक्टिंग पार्ट लिखे रहने देता हूं, एक्सचेंज पार्ट को मिटा देता हूं, और यहां पर 2 डंडी हैं, इनको मिटा देता हूं, टक टक, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस क्या हो गए, आराम से देखिए, 4 फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या हो गए, देयर आर 4 फंक्शंस जो कि आपको यहां पर समझने हैं। पहला फंक्शन क्या है मेरे भाई, नाम ही है कंडक्टिंग पार्ट, तो पहला फंक्शन तो इसके नाम से ही पता लग रहा है दैट इट विल कंडक्ट द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बाहर के पर्यावरण से, बाहर के एटमॉस्फेयर से इट विल कंडक्ट द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द एक्सचेंज पार्ट ऑफ लंग्स। लंग्स का जो एक्सचेंज पार्ट है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कि जो डक्ट हैं यहां तक पहुंचाएगा, एक्सचेंज पार्ट ऑफ लंग्स। पहला काम, एक्सचेंज पार्ट ऑफ लंग्स तक हवा पहुंचाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर फिल्टर करना एयर को, फिल्टर द एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेंट्स, जिससे आपके लंग्स में ना चले जाएं छोटे छोटे पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया वगैरह यानी कि पैथोजेंस लिख देते हैं, एटसेट्रा। जब खत्म हो जाए माल मसाला तब काम आए एटसेट्रा, है ना। जब सब खत्म हो जाए तो ETC लिख दो, जीनियस भी लगेंगे और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी नहीं बताने पड़ेंगे। तो फिल्टर करता है एयर को। तीसरा क्या करता है, ह्यूमिडिफाई एयर, ह्यूमिडिटी ऐड करता है, ह्यूमिडिफाई द एयर यानी एयर को क्या करता है, ह्यूमिड बनाता है, मॉइस्चर ऐड करता है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन यानी रेगुलेट्स द टेम्परेचर। ठंडी हवा है तो उसको थोड़ा गर्म करके बॉडी के टेम्परेचर पर लेकर आएगा, और गर्म हवा है तो उसको ठंडा करके थोड़ा सा बॉडी के टेम्परेचर पर लेकर आएगा, रेगुलेट द टेम्परेचर। ये 4 काम है। तो जब हवा हमने नाक की छेद से अंदर घुसाई, उसके बाद आपका सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो गए, हवा जो है थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई, हवा का टेम्परेचर रेगुलेट हो गया, बॉडी टेम्परेचर पर आ गई, और हवा को हमें एंड में ट्रांसपोर्ट तो करना ही था आपके एक्सचेंज पार्ट तक। तो चारों के चारों काम हो गए, सारी की सारी बातें यहां पर हो गई। दीज आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ योर, 4 मेन फंक्शंस ऑफ योर, ये कौन सी लाइन खींच गई भाई, कंडक्टिंग पार्ट, राइट। 4 मेन फंक्शंस। यहां तक क्लैरिटी है, फटाफट बताइए। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। एक छोटी सी एनिमेशन दिखा देता हूं मैं आपको, छोटी सी एनिमेशन देख लो, कल फिर से एनिमेशन दिखा देंगे,
लेकिन आज मैं आपको पहले ये एनिमेशन दिखा दूं, थोड़ा आप अवगत हो जाए इस एनिमेशन से, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि कल हम क्या करने वाले हैं, तो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। मैं सेंड टू स्टूडेंट्स कर रहा हूं, कुछ के पास पहुंच जाएगी जिनका डिवाइस कंपैटिबल होगा, कुछ के पास नहीं पहुंचेगी, पर फायदा सबको हो जाएगा क्योंकि मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ, ये जो भैया हैं इनको टेढ़ा करके देखना पड़ेगा, टेढ़ू मेढ़ू करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमको देखने हैं भैया जी के नाक के छेद। तो ये जो हमारे पास भाई है, इन्होंने अपनी बॉडी का त्याग किया है, इन्होंने साइंस के लिए अपनी बॉडी डोनेट करी है, तो सबसे पहले तो इनको थैंक यू, इन्होंने अपनी एनिमेटेड बॉडी हमारे पास डोनेट करी है। इस भाई को हम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, यही सबसे बड़ा फायदा है। तो यहां पर ये जो भाई है दो तरीके से क्या ले सकता है, हवा को अंदर ले सकता है, ये आपका मुंह है, इससे भी हवा अंदर ले सकता है। ये नाक के दो छेद हैं जिनको हम क्या कह रहे थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कह रहे थे, इनसे भी ये भैया जी क्या कर सकते हैं, छेद के थ्रू अंदर हवा ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब यह हवा अंदर चली गई, जब यह हवा अंदर चली गई, यहां पे भैया जो हैं इन्होंने हवा अंदर ले ली, राइट। तो यहां पर इन्होंने हवा अंदर ली इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, और यह है आपका क्या, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, और यहां के बाद हवा चली गई नेजल कैविटी में, ठीक है। यहां से मुंह से भी अगर आप हवा लोगे तो आपकी यहीं पर पहुंचेगी। देयर इज अ कॉमन पैसेज जो कि आपका इस फूड और एयर के लिए कॉमन है, यह आपकी छोटी सी ट्यूब है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद यहां पर आपका साउंड बॉक्स पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद अगर आप यहां पर देखें मेरे भाई, तो ये नीचे की साइड चली जाएगी आपकी विंड पाइप, क्योंकि ये हवा को अंदर लेकर जा रही है, और पीछे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की पाइप छूट गई, यानी ये क्या है, आपकी ईसोफेगस है, ये आपकी फूड पाइप है जो कि हम लोगों ने आधी ही बनाई, क्योंकि इसका काम हम डाइजेशन में पढ़ते। अगर हम यहां पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे होते तो हम ये ट्रैकिया नहीं बनाते, हम फूड पाइप बनाते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये वाली पाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली नहीं, तो ये वाली हमने आधी ही बनाई, ये वाली हम लोग पूरी बना रहे हैं। अब देखिएगा क्या हुआ, अब यहां पर ये जो भैया है इन्होंने सांस लेने के बाद आपकी इस एयर को कहां पहुंचा दिया है, आपकी इस एयर को पहुंचा दिया है यहां पर, राइट, यहां पर पहुंचा दिया है। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेकिया। फिर ये ट्रेकिया आपके फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाकर के दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब इसमें हमारी हेल्प कर रहे होंगे गोटिया भाई, गोटिया भाई की हेल्प है बहुत जरूरी। यहां पर अगर आप देखें तो हमारी जो वर्टिब्रा है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कई सारी हड्डियां होती हैं। तो जो गर्दन की हड्डियां है ना, ये आपकी 7 होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्री, इनको कहा जाता है सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद आती है थोरेसिक, तो थोरेसिक्स में पहली थोरेसिक, दूसरी थोरेसिक, तीसरी थोरेसिक, चौथी थोरेसिक, पांचवी थोरेसिक। ये जो पांचवी थोरेसिक है, इस लेवल पे जाके ये जो ट्रेकिया है ये 2 ट्यूब्स में फट जाएगी, यानी ट्रेकिया जो है अब सिंगल ट्यूब नहीं रहेगी, अब ये आपकी 2 ट्यूब्स में फट जाएगी। तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के फिर आपकी अलग अलग ब्रांचेस बना लेगी, फिर कहा जाएगा इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर अलग अलग ब्रांचेस बना लेगी टर्शरी ब्रोंकाई, फिर अलग अलग ब्रांचेस बना लेगी क्वाटरनरी ब्रोंकाई, फिर अलग अलग ब्रांचेस बना लेगी आपका क्या कहा जाएगा इनको, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, फिर क्या कहा जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर कहा जाएगा आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और फिर आपके गोल मटोल, आपके लाखों एल्वियोलाई यहां पर देखने को मिलेंगे। यह आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यह आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो हमको यहां पर देखने को मिला। भैया जी को थोड़ा सा और हम लोग क्या करके देख लेते हैं, बड़ा करके देख लेते हैं, थोड़ा सा और हमको ज्ञान मिल जाएगा, राइट। तो यह आपकी ट्रेकिया है, यह आपकी ट्रेकिया है विंड पाइप। यहां पर आकर फिफ्थ थोरेसिक लेवल पे आकर ये जो ट्रेकिया है ये 2 भागों में बट गई, प्राइमरी ब्रोंकाई इसको कहा जाता है। और फिर आगे चल के अगर आप देखें तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में बट गई है। इतना डिटेल ये डायग्राम नहीं है कि आपको यहां पर ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोलाई दिखाया जाए। नीचे आपका ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, गुंबद जैसा स्ट्रक्चर जो लंग्स को नीचे से सपोर्ट करता है, इसको क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। मैमल्स का पेक्यूलियर कैरेक्टर है, हमारे अंदर ही ये डायफ्राम देखने को मिलता है, राइट। ये हमारे भैया हैं, इनको एक बार सलाम कर दिया जाए, इनको एक बार थैंक यू बोल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमें काफी सारी चीजें सिखाई है। कल मैं आपको यही चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूंगा, क्योंकि आज हमने पार्ट्स के नाम तो सीख लिए कि आपका नॉस्ट्रिल है, फिर नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में हवा गई, फिर आपका फेरिंग्स में गई, फिर लेरिंग्स में गई, फिर ट्रेकिया में गई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई की डक्ट, एल्वियोलाई। नाम तो सारे पढ़ लिए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में, तब इन भैया जी का हम लोग दोबारा से स्वागत करेंगे। तब तक के लिए इनको वापस भेज देते हैं और हम लोग आ जाते हैं हमारी पंचायत सीरीज के ऊपर।
तो यही 2 स्लाइड आज हमने डिटेल में पढ़ी, एज वेल एज हमने ये जो स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के ये डिटेल में पढ़े। इसके सीक्वेंस पे पीवाईक्यू आया भी हुआ है। अभी हमने कुछ बातें यहां भी पढ़ ली हैं पाथ ऑफ एयर की, कि पहले आपकी एयर कहां पे गई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर आपकी फेरिंग्स पहुंची, ट्रेकिया पहुंची एंड सो ऑन। लेकिन ये चीज हम कल डायग्राम से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो और समझ में आएंगी। तो ये एनसीईआरटी में आपको कल रीड कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, और यहां पर कई सारी चीजें हैं जो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। 1-2 क्वेश्चन है, इनको फटाफट मार्क कर दीजिए दोस्त। 1-2 ही क्वेश्चन है, फटाफट मार्क करिएगा। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? मैंने आपको 2 चीजें बताई जिन पे डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कोई भी एनिमल किस हिसाब से ब्रीथ करेगा, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी है वो 2 चीजें? पहला कि वो कहां रहता है, और दूसरा उसका लेवल क्या है, ये आपको बताना है। राइट, सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट, फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको कॉकरोच के साथ कराऊंगा, अलग से उसको उसी चैप्टर में शुरू कर देंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर समरी लेक्चर्स में ऐड करते हुए चले जाऊंगा। करेक्ट, और तब तक हम लोग फिजियोलॉजी को यहां पे खींचते रहेंगे, जैसे आपको ये ना लगे कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो 3 लेक्चर में लूंगा, एक में मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एज वेल एज आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग करा देंगे, और 2-3 लेक्चर में आपका फिर आगे क्या करा देंगे, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच आपको करा देंगे। क्योंकि वो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाद में भी करा सकते हैं। राइट, उत्तर क्या हो जाएगा भैया? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन हैबिट नहीं है। हैबिट मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, जैसे प्लांट में होती है ना हैबिट, कि कोई हर्ब है हरा भरा छोटा सा पौधा, कोई श्रब है झाड़ी जैसा, कोई बड़ा सा पेड़ है उसे ट्री कह देते हैं, ऐसी हैबिट्स पूछी है। तो हैबिट का कोई लेना देना नहीं है, हैबिटेट की कहां रहता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इसका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। तो बी एंड सी वुड बी करेक्ट, तो ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। हैबिट से कंफ्यूज मत होना भाई, क्या बात है, बहुत कम लोगों ने यहां पर गलतियां की हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, है ना। अगला पोल लगा लेते हैं। अगला सवाल देखिए, मैंने आपको बताया था क्रस्टेशियन में यानी झींगे में, प्रॉन में किस हिसाब से आपकी रेस्पिरेशन होती है। तो आपको सिंपल सा यहां पर टैक्टिक लगाना है कि झींगा कहां रहता है, पानी में रहता है। तो अगर कोई आर्थ्रोपोड टेरेस्ट्रियल है, अगर वो जमीन पे रहता है तो उसमें किस हिसाब से रेस्पिरेशन होगी, आपको देखने को मिलेंगे ट्रैकिया। और अगर कोई पानी में रहता है तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे वहां पर क्या, जस्सी गिल। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत पहले ही मार्क कर देते हैं, इसीलिए मैं इलेबोरेशन के टाइम पे आपको ये चीजें बता देता हूं। राइट, और जिन जिन का पोल नहीं आता वो आराम से चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं जानता हूं हमने आज बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन कल के लेक्चर में हमको बहुत ज्यादा मदद कर रहा होगा आज का ये पूरा का पूरा कंटेंट। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आराम से हम लोग सारी की सारी चीजों को पढ़ लेंगे, आराम से हम सारी चीजों को केटर कर लेंगे। राइट, सो आंसर वुड बी गिल्स। 84% स्टूडेंट्स ने करेक्ट कर दिया है। यहां पर मैं आपको फाइनल लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। रजनीश, शार्दुल, आदर्श, यशवर्धन, अहाद, आद्रिका, शुभान, नवाजीश, हर्षिता एंड राजीव आर इन टॉप रैंक्स। बाकी बच्चों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सभी लोगों ने अच्छा ही किया है आज के इस सेशन में। तो कल हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग की आज हमने डेफिनेशन देखी, अलग अलग एनिमल्स के अंदर किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कल इस स्लाइड को रिवाइज करेंगे, इस स्लाइड को रिवाइज करेंगे एंड विल मेक अ डायग्राम ऑफ दिस स्लाइड। हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा फुल फ्लेजेड डायग्राम बनाएंगे। हम लंग्स को ड्रॉ करेंगे, हम प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वार्टरनी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का डक्ट, सब कुछ ड्रॉ करेंगे। और हम एग्जैक्टली इनकी कुछ प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थोड़ा बहुत बोरिंग था इनिशियल पार्ट, मैं जानता हूं, और मैं इनिशियली ही आपसे माफी मांग रहा हूं फिजियोलॉजी शुरू करते टाइम ही, क्योंकि हर फिजियोलॉजी का जो सेशन होगा उसका पहला लेक्चर बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि आप पूरी एनिमल किंगडम में किस प्रकार से वो काम हो रहा होता है उसकी स्टडी करते हो। जब आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे तो आप पहले लेक्चर में यही पढ़ोगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है। आप नेफ्रीडिया के बारे में पढ़ोगे, प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में पढ़ोगे एंड सो ऑन। तो हर बार यही होगा। लेकिन आगे के जितने भी सेशंस होते हैं फिजियोलॉजी के, अब हम मैकेनिज्म पे चढ़ चुके हैं, तो अब कल का लेक्चर इतना मजेदार होगा, हाईली कंसेप्चुअल होगा कि सारी चीजें आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एनिमल किंगडम भी आसानी से समझ में आती रहे, तो हम एनिमल किंगडम को भी पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक लेक्चर हम लोग एनिमल किंगडम का भी डाल दें। जो आप बोलोगे उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन
आफ्टर अ फ्यू वीक्स। एक बार ये रक्षाबंधन ओवर हो जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रक्षाबंधन पे कहीं इधर उधर जाएंगे या फिर घर पे कुछ मेहमान आएंगे, है ना। फिर 15 अगस्त भी है। ऑब्वियसली मैं तो परेड देखता हूँ और काफी सारी और चीजें देखता हूँ, जो भी चल रहा होता है न्यूज पे, सारी की सारी चीजें हम लोग एंजॉय करते हैं। तो होपफुली वी विल डू समथिंग आफ्टर दैट ओनली, है ना। मजा आया? चलो भाई, शानदार। चलिए, आज का टाइम थोड़ा सा एंजॉय करिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा नहीं था जिसमें डाउट आए, क्योंकि सारी की सारी याद करने की ही चीजें थी। तो कल मैं आपके डाउट्स पूरे के पूरे ले लूंगा। कल एंड में हम लोग खड़े होंगे। और आज मेरे को थोड़ी जुकाम भी लगी हुई है, मेरी आवाज से शायद आपको लग रहा हो, है ना। और ऊपर से आज फास्ट भी है, बिकॉज आज शिवरात्रि है ना। तो सुबह से मैं थोड़ा सा ऐसा, मतलब वीक तो नहीं फील कर रहा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ अलग हो रहा है आज शेड्यूल में। तो हम लोग कल मिलते हैं, इफ इट इज फाइन, है ना। ओके भाई, चलिए। फिजियोलॉजी बहुत मस्त होगी। बस फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्ट में आ रहा है, एक बार खुद से रीडिंग लगा लीजिएगा, समझ आ जाएगा। क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसी से रिलेटेड है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक या नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लासेस होती हैं उससे पहले आपको कॉकरोच का और फ्रॉग का एक एक लेक्चर मिल जाए, ठीक है। चलिए, ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए शुक्रिया। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। जो भी आपको मुझसे उम्मीदें हैं उन पे मैं खरा उतरूंगा, और जो मुझे आपसे उम्मीदें हैं उन पे आप खरे उतरिएगा और बहुत मेहनत करिएगा। आने वाले टाइम में हम लोग भी कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ अचीवमेंट्स होंगी तो आपके साथ जरूर शेयर कर दी जाएंगी, और बहुत मस्त तरीके से हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय, लव यू।